योगक्षेमं वहाम्यहम्। आओ प्यारे साथ हमारे जनसेवा हित सार्थकारी, जनसेवा हित सार्थकारी। सम्यक संचय और निवेशन, जन जन का ही हित संवर्धन। निगम नीति का उच्च लक्ष्य है, व्यक्ति और परिवार उत्थान। लोकहितैषी सेवा दीक्षा, जनमन प्रेरित सतत सुरक्षा। योगक्षेम ही परम ध्येय है, निगम हमारा प्रिय संस्थान। उठो निगम के सच्चे सेवक, अभिकर्ता जन और प्रबंधक। बुला रहे हैं कार्य लोकहित, तुम पर निर्भर जन कल्याण। आओ प्यारे साथ हमारे जनसेवा हित सार्थकारी, जनसेवा हित सार्थकारी। आओ प्यारे साथ हमारे। आप लोगों से एक आग्रह है कि 2 घंटे अपना फोन साइलेंट मोड पर कर लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होगा शायद इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में वो संभव ना हो। लेखन की हम लोग की प्रक्रिया समाप्त हुई। इसके आगे हम लोग अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। इस संगोष्ठी की शुरुआत में हम अपने बड़े भाई जो हमारे राकेश भाई हैं, हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि LIC का कार्य कैसे करें या किस रूप में करना चाहिए, वो हम लोगों को बताएंगे। इसके लिए मैं माइक अपने बड़े भाई राकेश जी को देता हूं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। चीज प्रदान करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद अनुज भाई। नमस्कार दोस्तों, मजा नहीं आया? नमस्कार दोस्तों। देखिए फागुन का महीना है ना। जब फागुन का महीना होता है ये अपने आप में मस्ती का महीना होता है, और अभी सामने होली का त्यौहार भी है, तो उत्साह, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। होली जो है उत्साह का त्यौहार है। तो आप लोगों को देख के पहली बार नहीं लगा कि उत्साहित हैं। यहाँ पे जितनी देर आप बैठे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठिए और फुल एकदम एंजॉय करने आया। तो हम लोग एकदम जो घर का माहौल होता है वैसे ही समझ के यहाँ पे रहें और पूरा एंजॉय करिए और पूरे मस्ती के मूड में रहिएगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको पूरा मस्ती का माहौल मिले, यहाँ से जाएं तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा मस्ती कायम रखते हुए कुमार विश्वास की एक पंक्ति है, मैं उसको सुना देता हूँ, गा के सुना देता हूँ, है ना। धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। संजीदा होने में क्या है, मुश्किल पागल हो जाना। रंग खेलते हैं सब लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो सीख गए हैं फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। बोलो सियावर रामचंद्र की। कथा सुनने आए हो क्या? कथा नहीं है, थोड़ा सा कुछ गंभीरता भी रहेगी, मतलब ठीक है। क्या गुरुदेव, कथा नहीं है। चलिए
होली का त्यौहार है, मैंने बताया। और अपना मार्च जो है, आज 15 दिन लगभग बीत गया। 15 दिन हमारे पास समय है, और 15 दिन भी नहीं है। 15 दिन में भी होली आएगी, 2-3 दिन तो डिस्टर्बेंस होगा। इलेक्शन में जो है काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुए हम लोग, और लेकिन ठीक, इलेक्शन भी एक ज़रूरी है, उसका हिस्सा है। जिस समाज में रहते हैं, समाज में हिस्सेदारी हमारी ज़रूरी होती है, तो वहाँ पे हिस्सेदारी हमने निभाया, ठीक है। अब जो है हमारा अपना काम, वो हमको देखना है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि ये जो मार्च है, अब जो 15 दिन बचा हुआ है, यही वो समय है जब आप अपना क्लब मेंबरशिप, इसके अलावा आपका अपनी हैसियत कैसे आंकी जाती है? किसी भी व्यक्ति की हैसियत उससे आंकी जाती है जो आपका ITR होगा। आपके पास लाख पैसा हो, आप देखिए नंबर 2 कमाने वाले जो बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास खूब पैसा रहेगा, लेकिन अगर उनको गाड़ी खरीदना होगा तो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? सेंट्रो खरीदेंगे, और छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, वैगन आर खरीदेंगे। उनके पास पैसा होते हुए वो चाहे तो मर्सिडीज खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि उनकी हैसियत हकीकत में नहीं है। हैसियत कैसे आंकी जाएगी? आपका जो ITR है वही आपकी हैसियत है। जी, इस साल की हैसियत आपकी बस 15 दिन की बची है। ये जो 15 दिन बचे हुए हैं, अभी जो बचे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में, शेष जितना आप अपनी इनकम बढ़ा लेंगे, वही आपकी हैसियत बढ़ जाएगी। कहीं आपको जरूरत पड़ गई मकान बनवाने के लिए, लोन लेना पड़ गया, तो आपको उतना ही लोन मिलेगा जितना आपकी हैसियत होगी, यानी जितना आपका ज्यादा ITR होगा उतना ही लोन मिलेगा। ठीक है ना? सहमत हैं आप लोग इस बात से? और एक आप देखिए, कई बार जब नारा लगता है ना, जो कोई भी आंदोलन होता है, तो उसमें लगता है मार्च ऑन, राइट पाथ। तो अभी क्या है, मार्च ऑन हो गया है अपना, है ना? मार्च ऑन क्या, मार्च तो आधा बीत भी गया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मार्च ऑन है। तो अब इस मार्च में जितना समय बचा हुआ है, हमको पूरी प्लानिंग के साथ में काम करना है। यहां से जाने के बाद अपना असेसमेंट आप करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां पे पहुंचना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या हैं। आप क्या चीज सोच के आए थे LIC की एजेंसी लेने के लिए? आपने सोचा होगा कि अगर हम LIC की एजेंसी लेते हैं, अर्निंग होती तो हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकते हैं, हम बड़ी कार खरीद सकते हैं, बड़ा सा घर खरीदना चाहते हैं, या हमको समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए? लेकिन मृच्छकटिकम का एक श्लोक है, फिर सुनाता हूं। कालिदास जी ने लिखा है कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधव जने ना संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवन्त स्फारी भवन्त्यापदा, सत्वम ह्रासन उपैत शील ससनि कांति परिमलायते, पापम कर्मम च यत् प्रेरयेत् कृतं तत्तस्य संभाव्यते। यानी दारिद्र्यात् पुरुष, जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों की बात पे उसके सगे संबंधी विश्वास नहीं करते। चाहे जितना बड़ा आपका हितैषी हो, चाहे जितना बड़ा आपका संबंधी हो, आप देखिए आपके कुछ रिश्तेदार, आप व्यक्तिगत अनुभव करके देख लीजिए, आपके अगर कोई रिश्तेदार आज जो है सांसद हो जाएं, आज जो है मिनिस्टर हो जाएं, सगे रिश्तेदार हों, आप जाइए उनके पास, देखिए आप उनका नजरिया आपके प्रति क्या रहता है। जो कभी उनका फ्रेंड सर्किल में नहीं रहा होगा, परिचित जरा सा हो गया, अगर वो पैसे वाला है, उसके प्रति उनका नजरिया कैसा है, और आपके प्रति उनका नजरिया कैसा होगा अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे। और कहीं अगर उनको ये लग गया कि ये मुझसे कुछ मांग सकता है, तो फिर तो शायद वो आपसे मिलने का समय भी ना दें। किसी ने कहा है कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ जो है खाली पॉकेट का होता है। अगर आपका पॉकेट खाली है, उसको लेके अगर आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, और दुर्योग से वैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। जब आपके पास जेब में पैसा हो, कोई दिक्कत, आपकी गाड़ी नहीं पंचर होगी, आप एक दिन बिना पैसा के लेके पर्स घर में भूल जाइए, देखिए जाइए, आपकी पंचर ना हो जाए तो बताइए। तो अभी देखिए होली का
माहौल है। होली के माहौल में मैंने आपको होली वाला एक दो पंक्ति का गीत सुनाया। होली का दिन जिस दिन आएगा उस दिन आप लोग एक दूसरे के ऊपर रंग लगाएंगे, अबीर लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। लेकिन आप कल्पना करिए कि क्या दिवाली के समय भी किसी के ऊपर रंग लगा सकते हैं? रंग लगा दिए बिहारी जी तो क्या होगा? पड़ोसी भौजाई के ऊपर जाके पड़ोसी वाली लगाए तो दिवाली के दिन पीटेंगे, वो सब बाल जितने टोपी वोपी उतर जाएगी। तो कहने का मतलब है हर चीज जो है जब समय आता है उस समय अच्छी लगती है। इसी तरह से ये समय है काम करने का, एकदम आंख बंद करके जितना भी आपको नॉलेज है, अब बहुत नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको आता है, जितना भी आता है, एक पॉलिसी जानते हो, दो पॉलिसी जानते हो, चार जानते हो, जितना है साधन, जहां पे हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 15 दिन में, अगले 15 दिन आपको केवल और केवल काम पे फोकस करना है और कहीं नहीं। माहौल बना हुआ है तो ये जो माहौल में अनुकूल काम करिएगा तो अच्छा लगेगा, वैसे ही अच्छा लगेगा जैसे होली के समय आप रंग डालेंगे तो अच्छा लगता है। उसी तरह से मार्च के महीने में जब केवल बीमा की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये होता है एक मोमेंटम। LIC इस समय पूरा मशीनरी LIC की लगी होती है। LIC का एक एक एम्प्लॉय ऊपर से लेके चेयरमैन से लेके नीचे तक, ब्रांच लेवल तक जो है हर एक आदमी केवल बीमा की बात करता है। तो चलिए, अभी कोविड आया, कोरोना, और हमारे लिए तो बहुत ही दुखद न्यूज लेके आया। हमारे बीच के हमारे BM क्लब मेंबर और बड़े भाई जैसा उनका स्नेह मिलता था, रवि नारायण मिश्रा जी का आप लोग सब लोग परिचित होंगे, उनका देहांत कोविड के नाते हो गया। तो कोविड तो बहुत खतरनाक था। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से प्रभावित रहा होगा। मान लीजिए आप अपने नहीं तो परिवार का कोई, परिवार का नहीं तो कोई रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी में नहीं तो फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में नहीं तो पड़ोस में, आस पड़ोस में। एक ऐसा समय था कोविड के समय में हर कोई आदमी परेशान था। लेकिन इस कोविड ने एक चीज हमको सिखाया है, अगर हमने सीखा हो तो क्या सिखाया? What is the meaning of sense of urgency? जब जरूरत हो, अर्जेंसी, अर्जेंट कोई चीज हो, उस समय उसका क्या महत्व होता है, ये कोविड ने हमें सिखाया। आप कल्पना करिए, उस परिवार का कल्पना करिए जिस परिवार में 2 आदमी को कोविड हो गया। कोविड के समय में मालूम था एक तो अव्वल तो हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हो रहा था, और अगर कहीं से आप सोर्स सिफारिश लगा के हॉस्पिटल में एडमिशन करा लिए तो छोटे छोटे हॉस्पिटल, जिनको कोविड हॉस्पिटल बनाया था गवर्नमेंट ने, 2-2 लाख रुपया एक एक आदमी से लेते थे केवल एडमिशन करने का। और अगर एक कोविड ऐसी बीमारी की एक को नहीं होती थी, वो तो अगर हो गया तो इन्फेक्शन सबको हो जाएगा घर में। 2-4 लोग हो जाते थे एक एक परिवार के, अगर 4 लोग भर्ती हो गए तो 8 लाख रुपया चाहिए। हम करें एक ही आदमी हो गया, एक ही आदमी को 2 लाख रुपया आज कह दिया जाए आप जाइए और 2 लाख रुपया लेके आइए, कहां से लाएंगे? और ऐसा समय था आप कहीं निकल नहीं सकते, किसी के घर नहीं जा सकते, किसी से मांग नहीं सकते, क्योंकि हर एक आदमी टेंशन में आपको देखते हुए दरवाजा बंद कर लेगा, क्योंकि हर कोई आदमी दरवाजे के अंदर था। तो इस कोविड ने यह सिखाया कि अर्जेंसी क्या होती है। आज इस चीज को महसूस करने की जरूरत है भैया, समझ रहे हैं ना राजेश जी? इस चीज को महसूस करने की जरूरत है। अभी आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, अभी हॉस्पिटलाइज हैं, तो पैसे की कितनी अहमियत होती है इस चीज को महसूस करने की जरूरत है। जैसे ही कोई दिक्कत आएगी, सबसे पहली चीज अगर कोई चीज आती है तो पैसे की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो पैसा चाहिए, और पैसा कमाने का इससे बेहतर जगह कोई और दूसरी हो तो आप मुझे बताइए, वही काम करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप LIC की एजेंसी करिए, लेकिन जो काम करिए वो काम अच्छे से करिए, क्योंकि आपका परिवार, आप यहाँ पे जो काम करते हैं ना, इसलिए नहीं काम करते हैं कि जो है LIC के लिए काम करते हैं, अपने लिए करते हैं। आपके परिवार की आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप काम करते हैं तो आपका बच्चा हो सकता है किसी स्कूल की फीस उसकी जाए, कहां से जाएगी?
अगर यही काम आप करते हैं, कुछ और अर्निंग नहीं है आपकी, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ना कि अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहिए। ऐसे बीत जाएगा तो समय तो बीत ही गया, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, और भी बीत जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी? कितने हम सिक्योर हैं समाज में, और सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? सिक्योरिटी जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं होंगे तब तक जो है नहीं आ पाएगी। What is the meaning of sense of necessity? आवश्यकताएं क्या है, उसका क्या मतलब है? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अभी आप समझिए, जिस दिन लॉकडाउन मोदी जी ने 8 बजे लगाया, आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। आप समझिए कि नेसेसिटी क्या होती है। मैंने खुद अनुभव किया, बहुत से परिवार थे जिनको हम लोगों ने राशन बांटा था, एक एक घर में जाके गरीब परिवारों को, उनके घर में खाने को नहीं था। आप समझिए, अगर गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, जो राशन देने वाली योजनाएं, अगर वो ना पहुंची होती, बेचारे उनको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था, क्योंकि हर एक आदमी खुद परेशान था। क्या होती है आवश्यकताएं, क्या होती हैं, कोविड ने हमको सिखाया है। ये हमको डेली उसमें भी सीखना चाहिए। हमारी क्या आवश्यकताएं, हम जानते हैं ना हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। घर का खर्च चलाने के लिए कम से कम कितना भी नॉर्मल आप घर चलाइएगा तो 25,000 रुपए से कम नहीं लगेगा। 25,000 रुपये आपको चाहिए हर महीने का खर्चा के लिए, तो आपका नॉर्मल लाइफ में आपका खाना पीना चलता रहेगा। बच्चों का एजुकेशन, बिजली का बिल, ये वो सब मिला के आप सोचिए कितना खर्चा आ जाता है। तो ये सब कहाँ से पूरा होगा? और आप जो काम पकड़े हैं उस काम को कितनी मन लगा के कर रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी क्षमता है आप अपना आकलन करिए। मैं कुछ कहूं इससे बेहतर है कि आप अपना आकलन करिए, क्या अपने पूरी क्षमता के अनुरूप आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये आपको खुद असेस करना है। Who helps you when you are in need? आपकी कौन मदद करेगा जब आप जरूरत में होंगे? कौन करता है? कभी सोचा आपने? अगर आपको आज जब कोविड ने तो सिखा दिया कि आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई भी मदद करने वाला नहीं, और सबसे पहले आपको आपके अपने छोड़ेंगे। सबसे पहले आपके जो अपने हैं वो आपका साथ छोड़ेंगे, इतना लिख लीजिए। और नहीं विश्वास हो तो जब धोखा खाइएगा तब समझ में आएगा। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं, केवल एक संस्था आपकी मदद करती है, खुले दिल से मदद करती है, वो LIC करती है, जिसका कि हम लोग जो है ऋणी हैं, एक तरह से कह लीजिए। ऐसी महान संस्था पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। आप कल्पना करिए कि जब कोविड का समय था, लोगों की अर्निंग बंद हो गई थी, लोग किसी से मिल नहीं पा रहे थे, किसी के यहाँ जाना मुश्किल था, कोई आदमी बीमा की बात तो छोड़िए घर में घुसने नहीं दे रहा था। खैर उस समय अलग बात है, वो कुछ लोग फिर भी कर रहे थे काम, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर हमारे लोग जब घर में बैठ गए तो उनका काम बंद हो गया। तमाम जो बिजनेसमैन थे वो उनका काम बंद हो गया, लेकिन उनकी तो अर्निंग बंद हो गई बिजनेसमैन की। LIC ने 50,000 रुपए का काम किया हो ना किया हो, जितना आप सबको एडवांस दिया था कि नहीं दिया था बिहारी जी? हर एक आदमी को जो भी पुराना उसका कार्य करता है 50,000 रुपया बिना इस बात का चिंता किए हुए, बिना ब्याज का पैसा दिया था। और उसकी रिकवरी भी हुआ था कि जब कोरोना पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद से हम रिकवरी शुरू करेंगे। 50,000 रुपया केवल LIC ही एक, दुनिया में कोई संस्था दूसरी नहीं थी जिसने अपने एम्प्लॉय को कोरोना के कारण जो है पैसा दिया था। 1 लाख रुपया। 1 लाख, देखिए 1 लाख रुपया LIC ने जो है एडवांस दिया। 1 लाख रुपया दिया, अब जरूरत अपना निपटाइए, कोई ब्याज नहीं लिया LIC ने। आपकी जरूरत हो तो अब बताइए कौन ऐसा है जो 1 लाख रुपया आपको दे देता? एक बार मांग के तो देख लीजिए, एक बार कोशिश करके देख लीजिए अपने परिवार में, भाई बहन जो भी जिनको समझते हो कि आपको मिल जाएगा। मैं 100% नहीं कहता हूं, ऐसे भी लोग होते हैं जो देते हैं, लेकिन
आपकी जरूरत को पूरा करने वाला ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको 1 लाख रुपया ऐसे आप मांगिएगा तो दे देंगे, आपकी जरूरत पे दे देंगे, चलो ले जाओ, धीरे धीरे 2-2 हजार रुपया देना, ऐसा पूछ के आना। और अगर कोई मिल जाता है तो आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं, फिर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर तो आपको अपनी हैसियत इस लेवल पे बढ़ानी पड़ेगी कि आपको उसकी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। सही बात बोल रहा हूं? तो सही बोल रहा हूं तो बीच बीच में ताली बजा दीजिए, और नहीं तो फिर मैं बार बार वही बोलूंगा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा जैसे सुन रहे, एक अध्याय हो गया, एक शंख बज गई। चलिए एक अमृत वचन कह लीजिए इसको, बहुत बड़ी बात है। व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पांव ही आते सफर में, वह न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर में। बहुत बड़ी बात है। तो कोई किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई हाथ फैलाने से आपकी मदद करता है, क्योंकि अगर आपको चलना है तो अपने पैर से ही आप चल पाएंगे। आप ये कल्पना करिए कोई आपको गोदी ले जाके पहुंचा देगा, हो सकता है एक आध बार पहुंचा देगा, लेकिन बार बार आपको नहीं पहुंचाएगा। आपको कहीं पहुंचना है तो अपने ही पैर पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने ही ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, अगर फीस लगेगी तो आप सोचिए कि हम जो है बड़े भैया से मांग लेंगे कि 4 लाख रुपया लगी है फीस, तो एक बार हो सकता है दे भी दें। आप कल्पना करिए अगर भैया बड़े उदार भी होंगे ना तो भाभी जी उनको जो है सीधा कर देंगी, है ना। ये हर घर की यही कहानी। तो अपने ऊपर, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये कहावत है ना, सुने हैं? बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो इसको जान लीजिए कि अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो दुनिया में कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। एक और है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर तो केवल जनाजे निकलते हैं। देखें ना कि अगर हम ये सोचें कि हम इनके भरोसे, अरे ठीक है हमारे पापा जो है नौकरी करते हैं, ये है वो है, बहुत पैसे वाले हैं, हमारे भाई साहब बहुत हमारा सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बीमा के इस व्यवसाय में एक व्यक्ति अत्यंत ही सफल हो जाता है और दूसरा असफल हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो चलिए इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक आदमी ब्रजेश मिश्रा बनता है, एक आदमी धर्मेंद्र सिंह बनता है, एक आदमी संतोष साहू बनता है, एक आदमी रश्मि मालवीय बनता है, और एक आदमी ऐसा भी बनता है जो पूरे 12 महीने में एक भी बीमा करने में उसको तकलीफ हो जाती है, 12 पॉलिसी करने में तकलीफ हो जाती। कारण क्या है? कभी सोचा है? आपको हो सकता है लगे कि धर्मेंद्र सिंह जो है 10 लाख 15 लाख रुपया इनका फर्स्ट ईयर कमीशन है, 10 लाख ये कमा रहे हैं, पहला फर्स्ट ईयर कमीशन, तो इसके पीछे क्या करते हैं? आपने कभी पूछा धर्मेंद्र सिंह से कैसे आता है? धर्मेंद्र सिंह को मैं जानता हूं ना कैसे आता है, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं धर्मेंद्र सिंह को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पकड़ पाया हूं इनके घर पे। जब मैं इनके घर पहुंचता हूं तो ये एक ट्रिप लगा के अपने घर लौट आए होते हैं। ब्रजेश मिश्रा को मैं जानता हूं। ब्रजेश मिश्रा अभी इसी समय अगर उसके पास फोन आ जाए कि जयपुर आ जाओ भैया, शाम को मिलते हैं और शाम को एक पॉलिसी मुझे समझा दीजिए, विश्वास मानिए कि आदमी वो जयपुर कैसे भी करके पहुंच ही जाएगा, अपनी गाड़ी लेके चला जाएगा, चाहे वो प्लेन पकड़ेगा, जो भी साधन कर लीजिए, शाम को जो टाइम दिया होगा अपॉइंटमेंट, वो आदमी वहां पहुंच जाएगा। उसके पीछे किसी आदमी का जब काम होता है ना तो हम लोग उसकी केवल चमक देखते हैं, सफलता देखते हैं, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मोदी को आज हम देखते हैं, अरे यार क्या बढ़िया जो है, मजे से मोदी जी की दुनिया दीवानी। तो मोदी जी का जो तपस्या किया उन्होंने, उसको तो हम कहाँ देख पाए, कहाँ खाक छाना होगा मोदी जी ने, कैसे कैसे संघर्ष किया, उस दिखता है क्या हमें? वो नहीं दिखता।
ब्रजेश मिश्रा और हम में सिर्फ इतना अंतर है कि ब्रजेश मिश्रा को हमसे ज्यादा बार लोगों से ना सुनना पड़ा होगा। मानती कि नहीं मैडम? जितने लोगों से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया होगा उनको ना सुनना पड़ा। आपने एक बीमा किया है तो आपको मुश्किल से 4-5 लोगों ने ना बोला होगा। इस साल भर में केवल 1-5 लोगों ने ना बोला होगा तो एक बीमा आपको मिला। लेकिन ब्रजेश मिश्रा अगर 100 बीमा करते हैं, 70 बीमा करते हैं और करोड़ों रुपया, उनका 3 करोड़ रुपया अर्निंग है साल भर में। 3 करोड़ रुपया अगर वो अर्निंग करते हैं तो क्या जिसके पास बैठते होंगे हर आदमी हाँ बोल देता हो? बहुत से लोगों ने उनको हम आपसे ज्यादा ना बोला होगा, उनको जलालत महसूस हुई होगी अंदर, उनको लगा होगा कि मुझे जो है तकलीफ हो रही है, ये मुझको ना कैसे बोल दिया, ऐसा उनको महसूस हुआ होगा उतनी बार। और आपसे ज्यादा उन्होंने सैकड़ों बार प्रेजेंटेशन दिखाया होगा। तो इस नाते आज ब्रजेश मिश्रा हैं। क्या धर्मेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र सिंह को जो है कोई ना नहीं बोला होगा? या शुक्ला जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जबलपुर में काम करते हैं, जबलपुर से, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 1 एजेंट हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो आप कल्पना करिए क्या इनको सब आसानी से हो जाता होगा? शुक्ला जी, कोई ना नहीं बोलता होगा आपको तकलीफ नहीं होती होगी, आपका नहीं मन करता होगा कि चलो आज आराम कर लेते हैं, आज मेरा जो है। आप कल्पना करिए कि इनको 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस चला जाना पड़ता है और जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां पे मक्कारी भी नहीं चलती, 10 से 5 काम करना पड़ेगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 हैं। तो क्यों है? क्योंकि इनको काम करना है, इनको पैसा कमाना है। और जिसने साल भर काम किया और एक बीमा किया है उसको काम नहीं करना है, उसको पैसे की जरूरत भगवान जाने नहीं है, हो सकता ना हो, उसका खर्चा चलता हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, मैं नहीं कहता, लेकिन इनको तो जरूरत है। ऐसे जितने भी लोग यहाँ काम करने वाले हैं उनको जरूरत है। राम लखन केसरवानी बैठा, इसको जरूरत है, मेहनत करता है। बिहारी जी हैं हमारे, साइकिल से शुरू किया था इन्होंने काम करना, साइकिल बेचारे चलाते थे, 20 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते थे, 25-30 किलोमीटर। तो ऐसे करके यहाँ पे पहुंचे। तो ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करते हैं। तो जो हमको तो केवल वो दिखता है कि आदमी कहाँ पे पहुंचा, कैसे MDRT है, मेरे बीच का आदमी है, मैं नहीं हूं। तो भैया उसके पीछे सीधा सीधा कारण है, हम नहीं हैं, क्योंकि हमने उतनी तकलीफ नहीं सही, हमको आराम चाहिए था, हमको बढ़िया घर में बैठ गए, सवेरे चाय हो जाए, फिर नाश्ता हो जाए, फिर आराम से हिलते डुलते गप किए कहीं पे, ऐसे करके जैसे जो आप लोगों की दिनचर्या है वैसे बीत जाता है। और इसी तरह से अगर बदलाव नहीं हुआ लाइफ में, अगर आपने परिवर्तन करने का कोशिश नहीं किया तो अभी तक जैसे बीता है वैसे ही और भी बीतेगा। इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं, बदलेगा तब जब आप बदलना चाहेंगे। अपनी कमियों का ठीकरा हम दूसरों पे फोड़ते हैं। अगर बीमा नहीं होता तो कमी जो है डीओ साहब की है। LIC में जो है आते ही हमारी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि बाबू काम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है, LIC का सर्वर, अरे ठीक है आज नहीं चल रहा, कल चलेगा, कल जमा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स के नाते जो है माहौल नहीं है, कोरोना के समय में काम नहीं हो रहा, दुनिया भर का हम रोना रोते थे, दुनिया भर का। लेकिन जो है हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें कि वास्तव में क्या हम जो रोना रो रहे हैं, दूसरे के ऊपर कमी निकाल रहे हैं, क्या मेरे अंदर भी कोई कमी है? हम दूसरे के ऊपर कमी निकालना छोड़ के अपने अंदर कमी तलाशें और देखें कि वास्तव में अगर हमको एक बीमा चाहिए तो 5 लोगों से मिलना है। 5 लोगों से अगर हम बात करेंगे तो मान के चलिए कि आपको जो है एक बीमा मिलेगा। क्या हमने 5 लोगों से, 5 नए लोगों से बात किया? हमारा जो काम है हमको उस पर फोकस करना, और हमारा काम है कि 5 लोगों से जो है बात करना है, 5 नए लोगों से केवल उनको जाके हमको प्लान प्रेजेंटेशन दे देना है, समझा देना है कि ये पॉलिसी आपके लिए, ये जरूरत क्यों है इसकी, बस इतना, केवल इतना करना है। इसके बाद देखिए अगर फिर बीमा की कमी पड़े तो आप मुझे बताइएगा। आज आप जहां हैं
या कल आप जहां होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव कीजिए कि सफलता और सपने चाहिए। आपकी जो सफलता है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो चाहत है, आपके परिवार की जो आपसे उम्मीदें हैं, वो चाहिए कि खोखले बहाने चाहिए, केवल बहाने कि मुझे इस कारण से काम नहीं हुआ, मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था, जिसके पास जाता हूँ मना कर दे रहा है। ये सब बहाने हैं, ये केवल बहाने हैं। ये जान लीजिए। आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए, एनर्जी लेके जाइए, एकदम नए जोश के साथ जाइए कि नहीं, अब आज से मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। आज के बाद से मैं 5 लोगों से रोज मिलूंगा। ताजमहल कितने लोग गए हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। ताजमहल की कहानी कुछ भी हो, मैं उस पे नहीं जाना चाहता इतिहास पे, लेकिन जो अपने लोगों को मालूम है, पढ़ाया गया है कि इस ताजमहल को बनाने में शाहजहां को 22 साल लगे थे। 22 साल। उसके बाद ये ताजमहल तैयार हुआ। आप समझिए, मैं आप लोगों से केवल 2-4 साल, 5 साल का समय मांगता हूं, लेकिन केवल एक बार ऐसे MDRT का पाला आप चूम लीजिए, टच कर दीजिए कि MDRT हो गई, इतना भर हो जाए, तो पूरे लाइफ में जो भी पॉलिसियां आप करे रहेंगे, अगर 25 साल के प्लान का औसत मान लें तो 55 या 56 लाख मैंने कैलकुलेट किया था, पूरे लाइफ में उतना पैसा मिलेगा आपको। एक बार केवल आप MDRT बन गए तो। और अगर आप 5 साल मेरे कहने से MDRT का लक्ष्य लेके चलें और 5 साल MDRT बन गए, तो बताइए फिर आपको आगे काम करने की जरूरत पड़ेगी? मैं तो आपसे सिर्फ 5 साल मांगता हूं, सिर्फ 5 साल आप काम कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं मन लगता है तो फिर मत करिएगा, आप घर बैठ के खाइए और पूरे जीवन खाएंगे। 3-4 करोड़ रुपया LIC देने वाली है। और शाहजहां 22 साल उसने बनवाया ताजमहल, 22 साल। क्या उसको कई बार डिप्रेशन नहीं हुआ होगा, यार न जाने क्या बना रहे हैं ये मिस्त्री, 22 साल लग रहा। और उसने सोचा रहा होगा, क्या कल्पना करिए क्या सोचा रहा होगा, ताजमहल 400 साल बाद, ताजमहल बनने के 400 साल बाद वो जो है वर्ल्ड फेम पाया। यानी इसको अजूबा माना जाता है ना, 8वां अजूबा माना जाता है, विश्व का 8वां अजूबा। तो 400 साल बाद ये जो है अजूबा में शामिल हुआ था। शाहजहां ने सोच के बनवाया था कि 400 साल बाद ये जो है विश्व का अजूबा बनेगा, और जितने लोगों ने हाथ उठाया था इतने लोग आएंगे ताजमहल को देखने, और टिकट लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे रेवेन्यू जनरेट करेगा, ये मिलेगा। ये सब कुछ सोच के उसने नहीं बनवाया था। उसके संकल्प में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, निश्चित रूप से आई होंगी। इतना बड़ा राजा था, उसके जिम्मे केवल एक ताजमहल नहीं रहा होगा, बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, हम जैसे साधारण लोगों से तो ज्यादा जरूर रही होंगी। और एक आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां से आज के बाद कोशिश शब्द होती है ना, जैसे कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले सदैव हारते हैं। आज जान लीजिए, उल्टा फार्म, उल्टा चलो, क्यों? कोशिश करना ये शब्द छोड़ देना। अच्छा, कोशिश कब की जाती है? कोशिश किसी ने कहा, देखिए बहुत अच्छी बात कहा है, ट्राई द फेलियर विद ऑनर। हम कोशिश तब कहते हैं कि सम्मान के साथ असफलता को स्वीकार करना हो तो उसको कहते हैं कि कोशिश। डॉक्टर जब आता है बाहर लौट के, जब पेशेंट मर जाता है, सर सॉरी बहुत कोशिश किया बचाने का लेकिन बचा नहीं आपका पेशेंट, है ना। अभी वो नाश्ता करके आए हैं ना, तो नाश्ता किए हैं कि नाश्ता करने की कोशिश किए हैं? क्या किए हैं? नाश्ता किए ना, तो नाश्ता किए कि नाश्ता करने की कोशिश किए? अभी खाना खाएंगे, इसके बाद तो खाना खाएंगे कि खाना खाने की कोशिश करेंगे? आप बताइए। खाना खाएंगे ना भाई साहब, खाना खाएंगे। कोई आदमी अगर कोशिश करता हो तो बताए कि वो कोशिश करेगा, खा नहीं पाएगा। ऐसा कोई होगा क्या? कोशिश करूंगा यार, नहीं। कोशिश का मतलब है कि आपको नहीं करना है।
आप जान लीजिए। अगर आपको ये कहा जाए, देखिए ये देखिए खाना मैंने डाल दिया है, इसको खाना हो आपको तो कोशिश नहीं करेंगे, खाएंगे जाके यार। सीधे सीधे आपसे मैं कहूँ कि आपको 15 पॉलिसी लाना है तो आप क्या कहते हैं, अगर निकलना हो कि यार कुछ कहे ना उस समय मुक्ति मिल जाए, इससे जो है मार चढ़ा है सिर पे, टारगेट ले रहा है, कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा 15। इसका मैं भी समझ जाता हूँ कि बिल्कुल तुमसे होने वाला नहीं है समझ जाता हूँ, बोलूँ ना, करूंगा क्या, आपका क्या बिगाड़ लूंगा, है ना। लेकिन ये जो है कि मैं तुरंत जान जाता हूँ कि पक्का ये आदमी जो है मुझको बना गया है, आज कोशिशें करेगा, ये कोशिश है ना। बस से अगर आपको दिल्ली से मान लीजिए यहाँ यही इलाहाबाद से लखनऊ जाना हो, आप उस बस पे सवार हों और जाके ड्राइवर से पूछें कि भैया दिल्ली लखनऊ जाना है, पहुँचा दोगे? तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सकुशल पहुंचा दूं। तो आप बताइए बैठेंगे उस बस पे? बैठेंगे? अगर उसकी कोशिश फेल हो गई तो निकल लिए, है ना। अगर मान लीजिए वो लड़ा देता है और किसी तरह से साए करके काट कूट के ब्रेक व्रेक लगा के बचा दिया, तब कहता है कि हमने बहुत कोशिश की भाई साहब, बहुत कोशिश की, अंततः जाके खाई में पलट गई देखिए, लेकिन बहुत कोशिश की, किसी तरह से जान बची, ये कहता है ना। एक और उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि अगर देखिए कहीं नदी हो, गहरी नदी हो, हमको भी तैरना नहीं आता, अगर किसी नॉर्मल आदमी का बच्चा डूब रहा हो तो आदमी क्या करता है, चिल्लाता है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहा है, ज़्यादा बड़ा सहृदय। नहीं तो कुछ लोग तो अब आज के समय में तो छोड़िए, वो तो फोटोग्राफी करने लगते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा सा संवेदना वाले लोग होते हैं वो हल्ला मचाते हैं कि अरे बचाओ बचाओ, डूब रहा है ना, कोशिश करते हैं कि दूसरा कोई बचाए। लेकिन कल्पना करिए अगर वही बच्चा अपना हो तो, अपना बच्चा हो तो क्या करेगा आदमी? चिल्लाएगा, आओ आओ आओ, फोटो खींचेगा क्या? कूदेगा, खुद कूद के उसको बचाने का, भले ही मर जाए आदमी, लेकिन अगर अपना बेटा होगा, अपना बच्चा होगा तो आदमी उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा, बचाएगा, भले ही उसकी जान चली जाए। हम लोग अपना टारगेट ही नहीं सेट कर पाते। जैसे 1 अप्रैल को जब हमारा, चाहे ब्रजेश मिश्रा हो, चाहे जो कोई हो, चाहे भरत पारिक हो, चाहे दुनिया के कितने भी बड़े बड़े एजेंट हों, लेकिन जो है 1 अप्रैल को सबका जीरो रहता है, सबका काम जीरो रहता है। और जैसे जैसे 31 मार्च आता है उनकी योग्यता, उनकी मेहनत के हिसाब से डिफरेंसेस दिखाई देने लगते हैं। तो क्या हम 1 अप्रैल को जब काम की शुरुआत होती है तो हमने अपना लक्ष्य बनाया क्या कि हमको इस फाइनेंशियल ईयर में, इस पूरे अपने काम के समय में 31 मार्च तक हमको कहाँ पे पहुँचना है, बनाया क्या? अगर आपको यहाँ पे आना था इस पर्टिकुलर होटल पे, जिसको रास्ता नहीं मालूम था, जिसको लक्ष्य नहीं मालूम था, लोग फोन करके पूछे ना कहाँ जाएं, कैसे जाएं, लेकिन किसी दूसरे ही होटल में तो घुस के काम नहीं बन सकता था ना कि वहीं चलो वहीं खा के आते हैं, है ना, वहीं पे मीटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पर्टिकुलरली इसी प्लेस पे आना था, इसी फ्लोर पे आना था। तो ये होता है लक्ष्य। और हमारे पास कोई विजन नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, पूरा साल बीत जाता है, पूरे महीने का टारगेट नहीं होता है कि इस महीने का हम कितना काम करेंगे। तो अभी आज मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको दिया भी है, अपना एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसको आपको 100% गारंटी के साथ में पूरा करना हो। एक कहानी है ऐसे छोटी सी। एक आदमी जैसे यहाँ पे सिविल लाइंस बस अड्डे पे उतरा, सिविल लाइंस बस अड्डे पे मान लीजिए कि आया, उतरा, और उसको तेलियरगंज जाना था। तो टैक्सी वाले से पूछा कि भैया मुझे तेलियरगंज तक जाना है। चलो, तो तेलियरगंज जाने का जो है उसने बताया 100 रुपया लगेगा। तो थोड़ा सा कुछ स्मार्ट था, कहा नहीं 100 रुपया नहीं देंगे, चलो तुम जो है मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, वहाँ जब थोड़ा चल लोगे तो वहाँ से मैं चढ़ूँगा, अपने दिमाग में सोचा। तो टैक्सी वाला इधर जानसेनगंज चला गया और उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा है। जब मजे की दूर चला गया तो रुकवाया उसको टैक्सी,
फिर रुको, अब चलो तेलियरगंज, अब तो तुम 50 रुपया लोगे? कहा अब 200 रुपया लूंगा। अभी तो तुम जाना था तेलियरगंज, तुम चले गए जानसेनगंज उल्टा, तो अब जो है ये अब 200 रुपया लगेगा। तब चुपचाप 200 रुपया दे के वहां से गया। मतलब हम जो है जब लक्ष्य नहीं मालूम है हमको, तो कहीं भी भटक के जा सकते हैं। हमको अगर ये मालूम है कि हमको अभी 31 मार्च तक में हमको इतना पॉलिसी करके मैं क्लब मेंबर हो सकता हूँ, एमडी, पूरे LIC का जो भी काम होता है उसका 40% जो काम होता है वो मार्च के महीने में होता है। अभी भी 40% काम मार्च के महीने में होता है। और अगर आपको MDRT बनना है, 8 लाख रुपया मान लीजिए उसकी MDRT की शर्त है, यानी 8 चौके 32, 3,20,000 रुपये मार्च के महीने में आप अगर लक्ष्य लेते हैं कमीशन कमाने का, तो आप अपने लक्ष्य के साथ में चल रहे हैं। तो मार्च के महीने में 3,20,000 रुपया अगर आप लक्ष्य का निकाल लेते हैं कमीशन का, तो आप जो है 31 दिसंबर के दिन निश्चित रूप से लिख लीजिए आप MDRT बन के निकलेंगे, क्योंकि लक्ष्य के साथ चलिए 40% अपने ही आप हो जाएगा। तो आपका लक्ष्य अगर नहीं सही रहेगा, इसे लक्ष्य क्या कैसे लिया जाता है, दूरदृष्टि भी लक्ष्य के साथ में होनी चाहिए। एक आदमी था, सुनार था वो, उसके पास जो है ऐसे ही एक बूढ़ा आदमी था, उसको कहीं से सोने के कुछ मिल गए थे, सोने की मोहरें नहीं मिल गई थी, सोने के कुछ कच्चा मटेरियल मिल गया था। तो उसको आया, उसने कहा कि मुझको जो है, जो भी नाम था उसका, मान लीजिए उसका नाम था महेश, कहाँ है महेश, महेश के पास आया, कहा महेश जी मुझको तराजू दे दीजिए। तो सोनार ने कहा कि मेरे पास झाड़ू नहीं है। तराजू मांगा, वो सोनार ने कहा कि मेरे पास झाड़ू नहीं है। तो इरिटेट हो गया, अरे यार मैं झाड़ू नहीं मांग रहा हूँ, तराजू मांग रहा हूँ, तराजू। तो फिर उसने कहा मेरे पास छन्नी नहीं है। अरे तुम, फिर गुस्सा हो गया, कहा तुम पागल हो क्या, मैं तुमसे तराजू मांग रहा हूँ, मुझे सोने के कुछ जो है रॉ मटेरियल मिले हैं, उसको तौलना है। कहा मैं बहरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ तुम क्या मांग रहे हो। तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि मेरे पास झाड़ू नहीं है। जब तुम तौलोगे, मैं देख रहा हूँ तुम बूढ़े हो, तुमसे कुछ न कुछ गिरेगा नीचे। जब नीचे गिरेगा तो तुम उसको फिर दौड़ के मेरे पास आओगे कि इसी सोनार के पास चले, झाड़ू चाहिए। इसको इकट्ठा कर, नॉर्मल झाड़ू से नहीं, फूल वाली झाड़ू से, उसके लिए अलग झाड़ू होती है, वो वाली झाड़ू चाहिए। तब तुम आओगे मेरे पास। जब तुम झाड़ू लगा के उठाओगे सब सामान, तो उसमें धूल के साथ में वो उठेगा। जब धूल के साथ में उठेगा, तुम्हें छन्नी चाहिए होगी, तो छन्नी मांगने आओगे। तो मुझे अभी से दिख रहा है तुमको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो क्या हमको दिखा ये सब चीजें कि हमको 31 मार्च के दिन हमको कितना पॉलिसी करना है, कितना जो है कमीशन कमाना है, कि ये पहले दिन हमको इतनी दूर का दिखा। अगर इतना काम नहीं करेंगे तो जो हमने शुरुआत में आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर ऐसा कोई संकट आ गया दोबारा तो क्या होगा, ऐसा आपको भी दिखा क्या? इतना दूरदृष्टि आपने रख के सोचा क्या कभी? अगर नहीं सोचा है तो सोच के देखिए, एक बार सोचिए जरूर। देखिए, एक इसी पे टारगेट पे ही, लक्ष्य पे ही किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। लेकिन गिरेगा तो है आदमी, गिर के संभल तभी पाएगा जब उसके निगाह में, उसके जुनून में, उसके सपने में, उसके आंखों में, ड्रीम में होगा कि हमको ये काम करना है, तभी तो वो संभलेगा। नहीं तो गिरेगा तो गिरा है पड़ा, उसको शराबी होता है, पी के पड़ा है कहीं पे, उसको कोई मतलब है घर पहुंचना नहीं पहुंचना, उसको कोई टेंशन नहीं है, सड़क पे पड़ा, नाली में पड़ा, कुछ नहीं। लेकिन आप नहीं नाली में पड़ सकते, क्योंकि आपको तो घर पहुंचना है ना। समाज में आपको बताना है, आपको दिखाना है कि आप समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप नाली में नहीं रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए जो है
अपना लक्ष्य जब तक आप नहीं तय कर लेंगे, यहाँ पे 2-3 बातें आज तय हो जानी चाहिए कि आपका लक्ष्य बनेगा और कोशिश करना आप छोड़ेंगे। हमेशा एक महीने का लक्ष्य बनाएंगे और शॉर्ट टर्म में लक्ष्य बनाएंगे, छोटा छोटा लक्ष्य बना के। मान लीजिए कि पूरे साल भर का आपने बनाया, फिर महीने का बनाइए, फिर इस सप्ताह का बनाइए कि इस सप्ताह में हमको कहाँ पहुँच जाना है। ऐसे छोटा छोटा करके आपका लक्ष्य रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूं, अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करना पड़ेगा। तय करना पड़ेगा कि आपको, मुझे कई बार बड़ा कष्ट होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो मार्च के महीने में बाहर घूमने का प्लान कर लेते हैं। मार्च के महीने में पता लगा कि वैष्णो देवी की यात्रा पे निकल गए। अरे भैया, मार्च का महीना हमारे लिए समझ लीजिए जीवन और मरण का महीना है। 40% बिजनेस होता है, पूरा माहौल लगा रहता है, पूरी कायनात लगी रहती है आपका बिजनेस कराने के लिए। और आप इस महीने में अगर एक सप्ताह वैष्णो देवी की यात्रा पे चले जाएंगे तो वो दिन लौट के आएगा क्या? वैष्णो देवी की यात्रा तो अप्रैल में भी हो सकती है, किसी और महीने में हो सकती है, क्या मार्च में ही हो सकती है? आप देख लीजिए कि कोई भी हमको आपने कभी मार्च के महीने में छुट्टी लेते देखा कि छुट्टी मार्च में जो है घूमने जाएंगे? कोई भी डीओ जिसको अपनी जान प्यारी है, नौकरी, हम लोग तो नौकरी फंसी रहती है ना, नौकरी बचाना रहता है। हम आपकी तरह मस्त नहीं रह सकते। घर छोड़ के आए, अगर नौकरी चली जाएगी तो घर वाले लात मार के भगाएंगे। और घर वाले तो छोड़िए, पत्नी पहले मार के भगाएगी, निकम्मा है साला, किसी लायक नहीं, इसको भगाओ। घर में, वहाँ गाँव में तो बाद में जाएगा मैटर, पहले यहीं पिटेंगे, है ना। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करिए। जैसे देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बनाया है कि इस ग्लास में एक आदमी ने, एक प्रोफेसर थे, वो एक प्रयोग करके दिखाना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस ग्लास को पूरा कंकड़ से भर दिया। अब उन्होंने विद्यार्थियों को बुलाया और पूछा कि अब इसमें क्या तुम और भी कुछ डाल सकते हो? तो विद्यार्थी बोले नहीं, ये तो जो है भर गया सर, अब इसमें जगह नहीं बची है। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं वो उठाए और उसको इसमें डाल दिया, पूरा भर गया। भर तो पहले भी गया था, लेकिन इसके बीच में स्पेस होता है ना। अगर बड़ा कंकड़ आपने डाल रखा है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर डाल रखा है, उसके बीच में भी तो वो आप डालेंगे छोटे छोटे कंकड़, तो जाके फंस जाएंगे। अब जब भर गया ऊपर लेवल तक, तो फिर उन्होंने पूछा कुछ उन्हीं विद्यार्थियों से कि क्या इसमें जो है कुछ और डाल सकते हो? कहा नहीं सर, अब तो एकदम भर गया, आप कहाँ जगह है? तो उन्होंने बालू लिया, बालू जो है उसमें डाला, ऐसे ऐसे हिलाया तो बालू और नीचे तक बैठ गया, जहां जहां स्पेस था वहां बैठ गया। अब फिर क्या था, फिर बुलाया कि देखो अब तो बालू चली गई, तुम कह रहे थे नहीं जाएगा। कहा हाँ सर, ये तो ध्यान ही नहीं गया। कहा अब इसमें कुछ और डाल सकते हो? कहा अब तो सर सवाल ही नहीं, अब क्या जाएगा, अब तो एकदम पूरा ठसम ठस हो गया, अब नहीं जा सकता। तो कहा अच्छा ठीक है। एक बार खड़े होकर अपने शाखा प्रबंधक जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब उसके बाद उनसे पूछा गया कि अब इसमें कुछ डाल सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ डाल सकता हूँ। प्रोफेसर साहब ने कहा अभी इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डाला तो पानी जो है बालू और धीरे धीरे नीचे चला गया और बालू ने सोख लिया पानी, तो भर गया। अब कल्पना करिए कि अगर इसी क्रम को हम बदल दें, पहले पानी भर दें लबालब, फिर कोई चीज डालेंगे तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए पहले बालू भर दें तो कोई और चीज डालेंगे, पानी तो चला जाएगा, लेकिन कंकड़ बड़ा वाला डालेंगे तो घुसेगा नहीं, तो भरा है नहीं, तो उधर वाला छोटा कंकड़ भर दिए मान लीजिए, तो बालू और वो चला जाएगा, बालू चली जाएगी, पानी चला जाएगा, बड़ा कंकड़ नहीं जाएगा। तो ये होती हैं प्राथमिकताएं, कि हमको अपनी प्राथमिकताएं तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमको पहले क्या करना है। मार्च का महीना है, मार्च के महीने में अगर
हम अब पब्लिक सभाओं में घूमने जाएंगे, कहीं और फालतू की जगह पे बैठ के गप करेंगे, कुछ और काम करेंगे, तो आपको तय करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा जरूरी है कि बचे हुए 15 दिन में पॉलिसी करना ये ज़्यादा जरूरी है। ये आज आप तय करिए यहाँ से जाने के बाद आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, आपके परिवार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऐसे ही जिंदगी पार कर देना महत्वपूर्ण है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, आपकी पत्नी की हर एक आवश्यकता आप पूरा करने में सक्षम हों। अगर एक साड़ी मांग लें तो ऐसा ना हो कि मुंह घुमा के आपको अगले महीना 2-4 महीने का टालना पड़े, ये स्थिति ना आए। तो इसलिए आज ही अभी से यहाँ पे बैठ के अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करिए कि क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या करना है और क्या कर रहे हैं हम। अतीत से मुक्ति जरूरी। हम ज़्यादातर अपने अतीत को लेके ही टेंशन में पड़े रहते हैं कि हम अतीत में ये थे, ये इतना हम पढ़ने में होशियार थे, और थोड़ा सा किए होते तो हम ये हो गए होते, SDM हो गए होते, IAS हो गए। अरे जब नहीं हो पाए तो छोड़िए उसको। आज जो है आप जहाँ पे आपकी आज की हैसियत वो है, और इसी हैसियत को आपको ऊपर उठाने की कोशिश करना है। आपको अपने वर्तमान में जीना है, आपको अपना वर्तमान सुधारना है। अतीत में क्या थे, कैसे थे, क्या थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आप अतीत में क्या थे। अतीत में तो मुगलिया सल्तनत का नाम पूरे जो है विश्व में गूंजता था, कौन नहीं जानता। महान अकबर, अकबर द ग्रेट बोला जाता, कितने बड़े बड़े राजा हुए। लेकिन आज मालूम है आपको, वो मुगलिया सल्तनत के जो लोग थे, उनके जो आज के जो वंशज हैं, वो दिल्ली की सड़कों पे रिक्शा चलाते हैं। अब वो रोना रोए थे, हम तो जो है लंबरदार थे, राजा थे, सल्तनत थे, तो 4 लप्पड़ मारेगा कोई, मारेगा कि नहीं। आज तुम्हारी क्या हैसियत है, यही जो है देखा जाएगा। आज आप क्या हैं, अतीत में क्या थे, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आप अतीत में चेयरमैन क्लब मेंबर थे, MDRT थे, क्या थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप 12 बीमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आज आपकी जो पहचान इसी रूप में होगी। तो इस नाते अपने अतीत से आपको मुक्ति लेनी होगी। एक बहुत अच्छे कवि हैं फतेहपुर के, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनकी एक कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि लाखों बार गगरिया फूटी फिर भी चहल पहल पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी फिर भी नहीं सिकन है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों डूबे बिना नहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं। तो जो चीजें बीत गई हैं वो बीत गई, जो बचा है उसको तो ना बर्बाद होने दें, उसको तो हम बचा लें। अभी जो 15 दिन है, मेरा मोटिव यही है कि जो 15 दिन अभी बचा है, 1 अप्रैल से लेके आज 13 तारीख तक जो बीत गया है, हमने जो कुछ गंवाया है भूल जाइए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। सबका किसी ने अच्छा किया, किसी ने खराब किया। आज की डेट पे आप सारे लोग जीरो हैं, ये मान के चलिए। अब से लेके 15 दिन तक जो भी समय आपको मिल रहा है, 21 दिन का समय मिलेगा। अगर हम मान लें कि 4 तारीख तक पैसा जमा होगा, 4 को चेक जमा होगा, 3 को कैश, अभी से जाने रहिए 3 तक कैश। तो 4 तारीख तक जो भी पैसा जमा होगा, और आज से लेके 21 दिन का जो समय बचा हुआ है, इस समय में यही आपका वर्तमान है। आपके सोचने का तरीका जैसा होगा, भगवान आपका वैसे ही भविष्य बना देते हैं, आपको वैसे ही बना देते हैं। आप सोचते हैं, आप कभी मैच देखते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, तो उसमें जो है आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कहीं यार ये आउट ना हो जाए अगली बॉल पे, और अगली बॉल पे बिल्कुल आउट हो जाता है। तो ऐसा कई बार होता है, इसको बोलते हैं ला। आप किसी बच्चे को आप ये आजमाया हुआ, ये साइंटिफिकली ट्रूथ है। ये किसी बच्चे को आप हमेशा बोलिए कि तुम तो बेवकूफ हो, 1 नंबर के गधे हो, बेवकूफ, तुमको कुछ नहीं आता, तो आप मान के चलिए कि जिंदगी में बहुत बड़ा डफर ही बनेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी बच्चे, आप देखिए किसी बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं किया जाता, उसको हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड हो, माँ बाप कभी किसी बच्चे को बेवकूफ गधा नहीं बोलते, तुमको कुछ आता नहीं। अगर जहाँ पे ये बोला जाता है कि तुम तो गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको एकदम तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो विश्वास मानिए ये लॉ ऑफ
अट्रैक्शन के सिद्धांत के नाते जो है धीरे धीरे उसकी वही नीयत बन जाएगी। आपको एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो अपने बच्चे को गांव लेके गया खेत दिखाने। बहुत अमीर आदमी था, अपनी मर्सिडीज में बैठ के गया, अपने बच्चों से कहा चलो तुमको जो है मैं गांव दिखाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत गरीब हैं बेचारे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, चलो तुम्हें दिखाता हूँ गांव की जीवन शैली। गरीब हैं, उनके न रहने का ठिकाना है, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको, और पीने का कोई वो नहीं है, जैसे तुम तो बढ़िया मस्ती में रहते हो वैसा वहाँ लाइफ स्टाइल नहीं, बहुत ख़राब लाइफ है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। कितने संकट में बेचारे रहते। तो जब बच्चा गया देखा, उसके बाद जब लौट के आए घर तो उसके पिताजी ने पूछा बच्चे से, तुमने देखा गांव की गरीबी? तो जानते हैं बच्चे ने क्या कहा पापा मैंने देखा, लेकिन मैंने जो देखा मुझे तो लगा कि वो हमसे ज़्यादा अमीर है। तो कहा ये कैसे, तुमको क्या लगा? कहा कि हमारे पास तो 1000 स्क्वायर फीट का जो है एक घर है, 2000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट का घर है, उनके पास तो उतना बड़ा खेत है, उतना बड़ा प्लाट है, उसमें कोई इतना बड़ा है। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो ही बगल में नदी है, जितना मानो उसमें कोई पानी की कमी नहीं है, इतना बढ़िया से नहाए, दिन भर खेले कूदे। हमारे पास छोटा सा एक जो है प्लेग्राउंड, ये पार्क बना हुआ है, इसी में खेलें, और सुबह खेलने जाए तो जो है वो वहाँ पे जो टहलने वाले होते हैं वो हल्ला मचाते हैं, बाल मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो। तो यहाँ पे तो इतना बड़ा मैदान है, चाहे जितना खेलें सब बच्चे। तो हमको तो लगता है कि ये ज़्यादा अमीर है। तो पिता जो था वो बड़ा खुश हुआ अपने बच्चे के रेस्पॉन्स से, क्योंकि उसको जो है मालूम चल गया जीवन की वास्तविक सच्चाई कि जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनेगा, जैसा आपका नजरिया होगा संसार वैसे आपको दिखेगा। तो बहुत बड़ी सीख अपने छोटे से बच्चे से उस गार्जियन को मिली। तो कहने का मतलब है, अगर आज आपको लगेगा कि यार 15 दिन में 50 पॉलिसी आप करते हैं, तो आपको अभी गोवा जाने का एक कंपटीशन है 31 तारीख तक, है ना, 31 मार्च तक 50 पॉलिसी तो कंपटीशन है। तो वो कैसे होगा, वो भी उसका मैं आपको उपाय अभी बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा चर्चा कर दूं। अगर हमको यहीं पे लग जाएगा अरे यार 50 पॉलिसी करना है, तो विश्वास मानिए आपसे नहीं होने वाला। और एक सेल्समैन था, मैं आपको बताऊं, उसको 2 सेल्समैन का रिक्रूटमेंट किया किसी कंपनी ने, उसको फूल बेचना था। कहा कि जाओ तुमको 100 फूल बेचने का टारगेट है। अब 100 फूल बेचना है, तो अब एक आदमी तो था जो एक आदमी को गिन गिन के 100 लोगों को जो है फूल बेच के आया। बिका भी नहीं, वो 10-20 फूल बेच के आया, वो कहाँ कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। अब एक आदमी ने दिमाग लगा दिया, उसने क्या किया, उसने जो है बुके बेचना शुरू कर दिया। उसने कई 10-10 फूल को एक बुके बनाया, और फिर उसको 10 ही लोगों को पकड़ना था। ऐसे 15, 20, 25 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 10 बुके बिक गया उसका। तो ये होता है दिमाग लगा के। ऐसा ही बुके बना के अगर आप प्लान कर लेंगे तो आप गोवा भी चले जाएंगे कि नहीं अनिल जी? ऐसे ही प्लानिंग बनाइए। तो अगर आप आज ये सोच लेंगे कि ये 15 दिन अभी जो बचा है और जितना हमने काम किया, क्योंकि अभी शुरुआत के तो समय में इलेक्शन का समय था, कुछ कर नहीं पाए, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। अगर आप सोच लिए मुश्किल है तो निश्चित रूप से मानिए मुश्किल है, फिर आपसे नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये करूँगा, तो आप कर ले जाएंगे। और आप देखिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा, उस दिन CBONE में देख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पे आते हैं। अगर कभी मौका मिले जाके आपको देखिएगा, जैसे आपको लगता है कि हॉस्पिटल में पूरी दुनिया बीमार होके आ गई है, वैसे ही लगेगा कि LIC का सारा ब्रांच उठ के यहाँ पे आ गई है। इतने लोग वहाँ पे मिलेंगे आपको। और देखिए एक बहुत अच्छी बात है, यू हैव टू टेक न्यूट्रिशियस डाइट डेली फॉर हेल्दी लाइफ, बट ए ड्रॉप ऑफ पॉइजन टू डाई। कहने का मतलब आपको स्वस्थ रहना है तो आपको पौष्टिक आहार रोज खाना पड़ता है।
एक बूंद जहर पोटेशियम साइनाइड खा लीजिए तो पर्याप्त है मरने के लिए, है कि नहीं। इसी तरह से आपका काम अच्छा हो, आप पॉजिटिव रहें, रोज मोटिवेशन की जरूरत है। एक नकारात्मक विचार आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उतना ही पर्याप्त है जितना कि पोटेशियम साइनाइड की एक बूंद। तो ये आज जान लीजिए कि अगर आपके दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार आता है कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो लिख लीजिए नहीं हो पाएगा, फिर कोई ताकत आपका पूरा नहीं करा पाएगी। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है, ऐसा जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का विचार है वो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। A single drop of color is sufficient to feculent a tank of 100 लीटर वाटर। अगर 1000 लीटर में कलर, मान लीजिए साफ पानी हो एकदम पीने लायक बढ़िया आरओ का, एक बूंद कलर डाल दीजिए तो वो मटमैला हो जाएगा ना, गंदा हो जाएगा। एक बूंद आप डाल दीजिए, दूध आप खौलाते हैं, दूध में एक बूंद नींबू डाल दीजिए तो फट जाता है। तो ऐसे ही जो है हमारे दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसको अपने से दूर करें। तो चलिए एक बहुत अच्छी आपको मैं 2 पंक्ति सुनाता हूं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। आज मैं आपको गांधी जी के बंदरों की 3 कहानी जो सुनी है आपने, गांधी जी के 3 बंदर थे, सब जानते हैं ना, तीनों का अलग अलग काम था। इसी को थोड़ा सा नए उसमें अपडेशन के साथ सुनाऊंगा, मेरी अलग थ्योरी है। तो गांधी जी के पहला बंदर क्या कहता था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, किसी की बुराई नहीं सुनना है। गांधी जी कहते थे कि किसी की बुराई नहीं सुनो, और बुरा मत बोलो, और बुरा मत देखो। ये गांधी जी की थियरी है, ठीक है ना। मेरी क्या थियरी है, बहरे बनो थोड़ा और कठिन है। आपने जब एक बार लक्ष्य ले लिया, हमारे पास चयन करने का मौका पहले रहता है ना, पहले रहता है कि अगर हमको कोई काम करना है कि नहीं करना है, वो हम पहले चुन लें। या तो हम वो काम करें जो हमारे पसंद का हो, या तो जो हम काम कर रहे हैं उसी को अपनी पसंद का बना लें, तब हम सुखी रहेंगे, है ना। अगर हम अपनी पसंद की शादी कर लें, दूसरे शब्द में बोलें, तब हम सुखी रह सकते हैं, क्यों महेश? अगर अपनी पसंद की शादी कर लिए तो घर में जो है कलह नहीं होगा, प्रेम से रहेंगे, सुखी रहेंगे। और नहीं तो जिससे हो गई है उसके साथ उसी को पसंद बना लो, उसी के साथ एडजस्ट करके रहो, नहीं तो फिर क्या होगा, महाभारत होगी, रोज लड़ाई होगा, है ना। तो जो चीज आपने एक बार पसंद कर लिया, आपने पसंद कर लिया कि LIC की एजेंसी करना है, फिर इसमें आधा नुकुर, आधा इधर, आधा उधर, ऐसा क्यों? तो इसलिए कहीं से भी नकारात्मक अगर आपको सुनने को मिलता है, कोई आपको कहता है कि इससे कहाँ फंस गए, क्योंकि कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते ही हैं, उनकी बात पे हमको विश्वास नहीं करना है। अपना हमको लक्ष्य मालूम होना चाहिए। पहले मैंने बताया कि हमको अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए, इसलिए बहरे बन जाओ, ऐसे लोगों की बात को बिल्कुल नहीं सुनना है। आपको सुनना है केवल सर की बात को सुनना है, जहां से आपको प्रेरणा मिल सके, जहां से आपको 4 पैसा पाने की ललक जग सके, वो काम आपको करना है। आपको एक कहानी छोटी सी मैं सुनाता हूं। एक कुआं था, उसमें कुछ बरसात के समय में कुछ मेढक जो है गिर गए, और गिर गए तो वो बहुत बेचारे कोशिश कर रहे थे निकलने के लिए, लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाए। अब थक हार के बैठे हुए थे, लेकिन कोशिश उनकी कभी बीच बीच में चालू करते थे, फिर बैठ जाते थे, थक जाते थे, फिर रेस्ट करते थे, फिर कोशिश करते थे। इतने में कुछ झुंड लोगों का, कुछ और मेढकों का झुंड आया कि देखें इसमें कहाँ से हलचल हो रही, तो देखे तो उसमें कुछ मेढक थे। अरे तो फिर लगे चिल्ला, अरे यार तुम तो इसमें गिर गए, तुम तो मरे साले, तुमको कोई बचा न पाएगा, तुम तो गए। अब इसमें आज तक जो भी गिरा है वो आज तक नहीं जिंदा बचा है, तुम तो गए यार, अब तो हे भगवान, तुमको भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति। वो बेचारे सुने सब
वो जब सुने कि भगवान से आत्मा की शांति मांग दो और उल्टा लेट गए ऐसे टांग फैला के। अब जो है उसमें तो कई मर गए, और एक जो है कई वो सुनते ही हार्ट अटैक हो गया, अब तो पहले ही मरना था, इससे अच्छा कष्ट सह के मरे, क्या फायदा। उनका हार्ट अटैक हो गया सुन के उनकी बात, वहीं मर गए सब। एक जो था वो ताकत लगा के उछला और पार कर गया, कूद गया, इतना पूरी एनर्जी के साथ में जंप किया, वो कूद गया कुआं। जब कूद गया तो बाहर आया तो उसने कहा यार थैंक्स यार, तुम लोगों ने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया, और जो है मैं आप ही लोगों की प्रेरणा के नाते मैं बाहर निकल पाया, नहीं तो मेरी जान गई थी। अब वो बेचारे जो कह रहे थे तुम तो मरोगे यार, इसमें आज तक कोई निकल नहीं पाया है, वो बड़े टेंशन में आ गए कि अरे हम लोग तो इसको कह रहे थे मरना है तुमको, ये कहाँ से कह रहा है कि ये। तो बाद में पता चला कि वो बहरा था, तो मेढक जो है वो बहरा था। वो जब ऐसे कर रहे थे अरे यार तुम कूदो नहीं, तुम तो मरोगे, तो वो सुन ही नहीं पाया कि ये कहे। उसको लगा कि ऐसे ऐसे उत्साह बढ़ा रहे हैं मेरा कि कूदो कूदो कूदो, तो वो जो है कूद के पार हो गया। अगर वो कहीं दैव योग से बहरा ना होता तो क्या होता, वो भी लेट जाता, टांग ऊपर करके मर गए, अब तो गए। तो कहने का मतलब अगर आपने आप बहरा नहीं बने ऐसे लोगों की बातें सुन के, तो आप जो है, जो होता क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं, ये काम इतना देखिए आसान भी नहीं, ये बात सही है, किसी की जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है, लेकिन दुनिया में इससे बेहतर काम भी नहीं है, क्योंकि बिना पूंजी का व्यवसाय है और अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आप ब्रजेश मिश्रा बन के 3 करोड़ रुपया साल का कमा सकते हैं, भरत पारिक बन के 7 करोड़ कमा सकते हैं, और कोई उसकी सीमा नहीं, जितना चाहें आप उतना ब्लैंक चेक LIC देती है, आप भर लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं लॉस होने का कोई चांस नहीं, कितना भी रिसेशन आ जाए, कितनी भी मंदी आ जाए, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी शेयर मार्केट डूब जाए, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी एक पूंजी लगी हो तब तो डूबेगा। आपको तो बस इनके यहाँ बैठ के अपने जितना भी मुंह से उगल सकते हैं उगलना है, उसी से पैसा है। कि बहुत बढ़िया एक रियाज नायडू एक मोटिवेटर था, उसका एक मैंने सुना था, उसकी बहुत अच्छी लाइनें हैं। उसने कहा कि when an agent opens his mouth money comes inside, when he does not, उसका कहने का मतलब था कि जब एक एजेंट मुंह खोलता है तो पैसा उसके अंदर आता है, पैसा कमाता है। When he does not open his mouth, even dust does not like to come in, जब वो मुंह नहीं खोलेगा ना तो धूल भी नहीं आएगी। इसलिए एजेंट के का है केवल मुंह खोलना है, जितना खोलोगे जितना बकोगे उतना पैसा आएगा। एक भी पैसा नहीं लगाना है, एक भी पूंजी नहीं लगाना, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई बड़ी पूंजी नहीं चाहिए, एक ही पूंजी है, जितना लोगों से मिलके आप बक देंगे, समझा देंगे, प्लान उनके सामने रख देंगे, वही आपका जो है। दूसरा क्या है, गूंगे बनो, है ना, बुरा मत बोलो, नहीं बोलो ही मत बोलो भैया। अगर मान लीजिए वो कोई आदमी आपको नकारात्मक बातें बोल रहा है तो उससे उलझ के अपना BP बढ़ाने से अच्छा उसको छोड़ो यार, इनको ये उल्टा बोले, इनके पास बैठे, इनके पास 125 करोड़ भाई बहन है, मोदी जी रोज चिल्लाते हैं, भी तो और बढ़ गए होंगे भाई बहन, है ना, 125 करोड़ भाई बहन हैं, तो ये वाले भाई ये बहन जी नहीं होंगी, ये बहन जी है, क्या फर्क पड़ता है यार, हमको तो 5 लोगों में से एक को मिलना है। एक हर घर की ये एक कहानी है, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए पति पत्नी 2 लोग हैं, किसी बात पे पत्नी को गुस्सा आ गया, अगर वही पति भी रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, मारपीट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से एक समझदार है और वो रिएक्शन नहीं करता है, उसको गुस्सा नहीं आता है, वो चीज़ों को टॉलरेट कर देता है, तो दूसरा पार्टनर भी जो है वो भी धीरे से वो भी शांत हो जाएगा। ऐसे ही एक कहानी है कि एक परिवार में एक पत्नी थी उसकी, एक व्यक्ति की, तो बहुत ही झगड़ाऊ थी और उसका पति भी कम नहीं था, वो जब एक बोलती थी वो 4 बोलता था, और दोनों में खूब महाभारत जम के गुत्थम गुत्थी होती थी। और इसी बीच में जो है एक कोई मिलने आ गए
उसके मित्र आ गए, और मित्र आ गए तो पत्नी को पहले ही गुस्सा लगी, तो देखती कि अब चाय तो हम बनाएंगे नहीं इसके लिए ये आ गया है बेवक्त, इसको चाय तुम्हारा जो है इसको तुम ही बनाओगे चाय, जाओ बनाओ चाय। अब दोनों में हो गई इसी चाय, मेरा दोस्त आया तुमने इसके सामने कैसे कह दिया, दोनों भिड़ गए, मार फैटी फैटा हो गया। अब तो दोस्त जो था थोड़ा समझदार था, उसने कहा देखो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, एक बार जब भाभी जी गुस्सा करें तो तुम थोड़ा सा शांति बना के रखो ना, तुम मत कुछ बोलो। तो उसको बुरा लगा, अरे यार तुम क्या कहते हो, मैं कोई ऐसे थोड़ा मान, क्यों मैं मानूं, मैं कोई कमजोर हूं क्या? तो कहा नहीं तुम चलो आज से जो है उनकी हर एक बात को टालोगे। तो बात नॉर्मल हो गई, अपना दिनचर्या होने लगी नॉर्मल। तो एक दिन वो हस्बैंड जो है ऑफिस जा रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि आते समय कहीं से कोई सामान लेते आइएगा, और आते समय हकीकत में उस दिन रोड में इतना ट्रैफिक जाम था कि वो वहाँ जा नहीं पाया, और घर आया तो पहले ही से ताड़े बैठी थी, मुझे मालूम तुम लाए तो नहीं होगे, तुम्हारा तो नेचर ही है, तुम तो कोई काम कह दूँ तुमको करना ही नहीं है, लाए? पहले ये इतना डायलॉग मारने के बाद पूछी लाए, तो वो कहा कि भाई जाम लग गया था तो जो है इसीलिए नहीं, तुमका मुझे तो मालूम था तुमको लाना ही नहीं है, कुछ नहीं कुछ, तो तुम तो नालायक हो, फिर जितना उसको जी भर के सुनाया। अच्छा उसको लगी गुस्सा, लेकिन वो तो उसका दोस्त समझा के गया था शांत रहना, बोलना नहीं। तो कहा कि आज लाओ, कहा है तो इसको शांत होके सुनते ही क्या है, तो नहीं बोला। थोड़ी देर जो 3-4 घंटा चलता है वो प्रकरण, वो 1 घंटे में कितना देर कोई अकेले बोलेगा, तो शांत हो गई बोल भाल के। अगले दिन जो है वो सही में न्यूज में आया, वो अखबार में अगले दिन आया कि ये फाफा मऊ पुल के नीचे जो है भयंकर जाम, मान लीजिए फाफा मऊ पे जाम लगा था। तो जब पत्नी ने देखा कि फाफा मऊ पुल पे जाम लगा, तो उसको लगा, रियलाइज हुआ कि यार बिना बात का, उसको टेंशन हो गया कि मैं इतना बोली सही, अब गलत बात क्यों बोली, कि ये जो है बोला क्यों नहीं। तो उसने जो है ऑफिस में फोन करके कहा मुझसे गलती हो गई, और आप सही कह रहे थे, जाम। धीरे 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 फिर उन लोगों की लाइफ जो है आराम से कटने लगी। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई बात बुरी लगती है तो आपको अगर रिएक्ट करेंगे तो डबल रिएक्ट करेगा, इससे बेहतर है भैया तुम ही सही हो, ठीक है, हम अपना दूसरे को, अपनी एनर्जी हमको नहीं, हमको एनर्जी अपनी बचा के रखना और वहां खर्चा करना है जहां पे गूंगे बनो वाली पे। एक और मैं आपको बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं। 3 इंजीनियर थे, है ना, 3 इंजीनियर थे। अब 3 इंजीनियर एक राजा के यहाँ पे काम करते थे। किसी बात पे राजा को क्रोध आ गया और तीनों को कहा कि तुम तीनों को जो है आरा काटने वाली जो मशीन होती है ना, उससे जो है काट के मारेंगे, चलो इनको सबको जो है तीनों को इनकी गर्दन रेत के इनको सजा दे दो। अब दे दिया सजा। अब बहुत चिल्लाए बेचारे, राजा साहब गलती हो गई, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, कि कुछ नहीं, चलो अब तुम्हें ईश्वर ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा पाएगा, तुम जो है भगवान भरोसे ही हो, अगर भगवान तुमको बचा दिए तो फिर बच जाओगे, अदरवाइज तुम बच नहीं पाओगे, तुमको तो मरना है। अब ले गए जल्लाद, उसको जेल में डाल दिया। अगले दिन सवेरे जो है पूरा मजलिस बैठी और सबके सामने होना था। अब तीनों जा रहे थे बेचारे इंजीनियर, तो एक बूढ़ा मिला, कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोलना मत तुम लोग तीनों, भगवान चाहेंगे तो तुम बच भी सकते हो, बोलना नहीं, अगर बोले तो फिर खतरा है भाई। तो एक इंजीनियर को लिटाए, अब वो लिटाए तो मशीन चलाए, और मशीन चली और उसकी गर्दन के पास पहुंची तो खड़ी हो गई मशीन। तो सब लोग ये मान लिए कि ये तो ईश्वर का कोई चमत्कार है, छोड़ दिए। एक को, दूसरे वाले को लिटाए, चलो इसको तो भगवान ने बचा दिया, इसको लिटा दे, उसको लिटाए, फिर चली मशीन, फिर आगे खड़ी हो गई। फिर ये भी भगवान का चमत्कार है, ईश्वर को मंजूर है कि इनको, इनकी गर्दन नहीं कटनी। तीसरे को लिटाए, फिर चली मशीन, फिर आके खड़ी हो गई। तो तीसरा वाले से रहा नहीं गया इंजीनियर से उसने कहा, जो जल्लाद था, कहा बेवकूफ, इसमें जो देखो, इसमें एम्पियर कम मिल रहा मशीन को, इसी नाते ये लोड नहीं ले रही। कहा अच्छा, तो गया वो एम्पियर बढ़ा दिया और फिर चलाया, उनकी गर्दन कट गई। तो कहने का मतलब है कि जहां पे जरूरत ना हो अननेसेसरी का जिरह करने की, वहां पे अननेसेसरी का जिरह करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की जरूरत नहीं है।
अज्ञानी बनो। सबसे पहले आपको मैं आज, अगर आप हमको जिस भी रूप में लेते हो, छोटे भाई के रूप में लेते हो, बड़े भाई के रूप में लेते हो, गुरु के रूप में लेते हो, जिस भी रूप में लेते हो, आपसे इतना तो तय है कि आपसे ज़्यादा हमको अपने विषय का नॉलेज है, क्योंकि मेरे जिम में सिर्फ और सिर्फ यही काम है। तो इस नाते अगर आप हमारे साथ में हैं, अनुज के साथ हैं, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो भी मैं LIC से संबंधित या सर जो बताएंगे, इनका अनुभव ज़्यादा है, तो LIC के विषय में आपसे तो ज़्यादा हमको आता ही। तो आपको हमसे अगर कुछ सीखना है तो आपको अज्ञानी बन के सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए सीखना पड़ेगा। एक सन्यासी थे, उनके पास जो है एक ऐसे ही कुछ ज़्यादा अपने को होशियार समझने वाला आदमी आ गया, विद्वान समझता था। कहा महाराज मैंने वेदों का खूब अध्ययन किया है, वेद पढ़े हैं, ऋचाएँ पढ़ी हैं, सब जो है, और पुराण पढ़े हैं, उपनिषद सब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, ज्ञान आपको दूंगा। तो कहा, स्वामी जी ने कहा कि ज्ञान देने के पहले मैं चाहता हूँ कि आपको जो है मैं चाय पिला दूँ। कहा ठीक है महाराज, चाय पिला के तब फिर जो है ज्ञान लेते हैं। तो चाय पिलाने के लिए फिर चाय बनाने लगे स्वामी जी। तो जब स्वामी जी चाय बनाने लगे और चाय डालने लगे उनके कप में, अब भर गई, जब कप भर गया उसके बाद भी वो भरे जा रहे हैं और चाय नीचे गिरी जा रही है। तो वो चिल्लाया, अरे महाराज आप देख नहीं रहे, वो चाय भर गई है, वो कप जो है भर गया है और चाय नीचे गिर रही है। कहा अच्छा, तो भर गया है तो नीचे गिरेगी क्या, इसमें नहीं हटेगी? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े सन्यासी, इतने मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ, आप कह रहे हैं कि कैसे भरेगी जब भरा हुआ है? कहा यही चीज़ मैं आपको पहले सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपको खुद ही ये लग रहा है कि हम बहुत विद्वान हैं, मैं तो जो है अब काफ़ी दिन से पुराना हो गया हूँ, 15 साल पुराना हो गया हूँ, सारी लगभग पॉलिसी आ गई है, क्या ये बता रहे हैं? अगर आपके मन में ऐसा भाव आ गया, रोज कहते रहते इनका तो काम ही है समझाना, अगर ऐसा भाव आ जाएगा तो क्या आपको कभी हमारी बात समझ में आएगी? अर्जुन से ज़्यादा ज्ञान वाला आदमी कहाँ कौन था, लेकिन जब कृष्ण जी के सामने उनको जरूरत पड़ी तो वो सबसे बड़े अज्ञानी बन गए। और पूरा जो गीता है, गीता वो केवल शंकाओं का समाधान ही, अर्जुन की शंका कृष्ण का समाधान, अर्जुन की शंका कृष्ण का समाधान। तो क्या बना, पूरा इतना बड़ा जो है गीता का ज्ञान हो गया, जिसको आज संसार नमन करता है। ऐसा गीता का ज्ञान बना केवल शंकाओं के समाधान के आधार पे। अगर वो अपने को बड़ा विद्वान मान लेते, अरे यार तुम भी तो जो है क्या हो, मेरे ही साथ के तो हो, कौन बड़ की तोप हो, तो उनको आता क्या, यह संसार को इतना बड़ा ज्ञान मिलता क्या? इस नाते अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको सीखना है, आपको नहीं आता है, आपको सीखने की जरूरत है। जितना मुझसे हो पाएगा मैं सिखाऊंगा। और मैंने शुरू में ही आपको एक 2 लाइन की गीत सुनाया था, इसलिए कि आप उत्साह से लबरेज होकर इस मीटिंग में बैठें और यहाँ से जाएं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ के जाए। ऐसा ना हो कि एकदम जो है बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यहाँ जाने के बाद यहाँ से चार्ज होके आप जाएं। उत्साह नहीं तो मुर्दा है। इस गिलहरी की कहानी आपने सुना होगा, जब सेतुबंद हो रहा था, गिलहरी जो है और पूंछ में जो है अपनी पीठ में लपेट के मिट्टी आती थी और वहां जाके झाड़ देती थी। तो लोगों ने कहा कि देखिए महाराज ये जो है डिस्टर्ब कर रही है, ये जो है हमको काम नहीं करने दे रही और यहाँ के लपेट रही है ये जाके, इससे क्या होने वाला है? तो राम जी ने जब उसको बुलाया और पूछा कि तुम ये कर क्या रही हो, उसने कहा प्रभु मैं भी आपके इस पुल बनाने के कार्यक्रम में मैं भी भागीदार बनना चाहती हूँ। जितना मेरी सामर्थ्य है, जितना मैं मिट्टी उठा के ला सकती हूँ, मैं अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा लपेट के अपने शरीर में यहाँ पे लाके रख रही हूँ, पुल बनाने का काम कर रही हूँ। राम जी ने, कहते हैं ऐसी किंवदंती है कि राम जी ने प्यार से स्नेह से उसके पीठ पे जब हाथ चलाया तो उसके उस पे निशान पड़ गए। तो यही जो है हर एक आदमी को आज अगर जरूरत है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे 6878 हो, चाहे 6880 हो, अगर आज आप चाहते हैं
कि आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके विकास अधिकारी का सर गर्व से ऊंचा रहे और सर की निगाह में भी हम लोग ऊंचा अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें, तो हर एक आदमी को गिलहरी की ही भूमिका में काम करना होगा। इसी तरह से एक और छोटा सा उदाहरण देके मैं जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। गौरैया, एक बार एक जंगल में आग लगी, तो जब जंगल में आग लगी तो सब लोग लगे दौड़ के कहीं से पानी की व्यवस्था करके जंगल को आग बुझाने का। तो एक गौरैया, छोटी सी गौरैया, वो भी उड़ के जाती थी और अपने चोंच में पानी भर के लेके आती थी और डालती थी आग में। और जब जंगल में आग लगती तो बहुत भयानक लगती है, बहुत तेज आग लगती है। आप समझिए कि गौरैया के चोंच में कितना पानी आता रहा होगा, उससे कितना फर्क आग पे पड़ता होगा। बाद में ये कहानी जब बीत गई तो उसकी समीक्षा हुई कि किसने क्या क्या किया, तो सब ने बताया कि मैं इतने ड्रम पानी ले आया, बंदर ने कहा मैं इतने ले आया, हाथी ने कहा मैंने तो बहुत सूंड में भर के पानी फेंका। तो गौरैया ने बताया कि मैंने भी जो है अपने चोंच से, सब उसका उपहास उड़ाने लगे। तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों, क्या कर रही थी, इससे क्या होने वाला था? कहा मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया। इसलिए किया क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाए जंगल में आग बुझाने वालों का, तो मेरा नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में लिखा जाए, ना कि आग जलाने वालों में लिखा जाए। तो एक छोटी सी गौरैया से अगर आज हम यहाँ पे सीख लें, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका नाम किस तरह से लिखा जाए? ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने के लिए लिखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को रसातल में पहुँचाने के लिए लिखा जाए? किस रूप में आप चाहते हैं कि 6878 और 6880 का नाम लोग सर बैठे हुए हैं ये इतिहास में लिखें? हमारी नगर शाखा 1 में लोग किस रूप में हमें जाने, ये आप गौरैया की भूमिका में 1 बीमा, 2 बीमा, 4 बीमा, जो भी आपने लक्ष्य ले रखा हो करिए तो सही। इस छोटी सी कहानी से एक सीख क्या मिलती है? जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून, अब कुछ मैं काट रहा हूं, थोड़ा देर हो रही है, कुछ जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून एवं पागलपन के साथ करो, जुनून के साथ करो, उत्साह के साथ करो। मुस्कुराते रहो, जिंदगी की बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। कभी भी टेंशन होके मुंह लटका के जीने वाले जो है सफल नहीं होते। हमेशा मुस्कुराते रहिए, परिस्थिति कैसे भी, मैंने पहले ही कहा कि आपको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत प्रभावित करता। आप हंसते रहेंगे तो भगवान भी बोलेंगे तथास्तु, है ना? आप हंसते रहें, हमेशा हंसते रहेंगे। जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है उनका रोना छोड़ दीजिए। जो परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं थी, कोरोना के समय में आप नहीं निकल सकते थे, उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। जो कर सकते हैं उतना तो करिए, अभी जो कर सकते हैं वो करिए। निरुत्साहित और सुस्त आदमी की संगत कोई नहीं करता। ये जान लीजिए कि अगर आप निगेटिव आदमी हैं, आपसे कोई भी आदमी दोस्ती करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक देखिए अमृत वचन सुनाता हूं, बुलबुलों के पंजों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों और कायरों के हाथों में कभी राज नहीं रहते। सर झुका कर जिसको चलने की आदत पड़ जाए, उस इंसान के सर पर कभी ताज नहीं रहते। तो इसलिए हमेशा सर उठा के जीने की आदत डालिए। और अब अंत में जो है पेंसिल सब लोग चलाते हैं। पेंसिल जो होती है, पेंसिल है ना, वो भी बहुत बड़ा संदेश अपने आप में देती है। पेंसिल क्या क्या संदेश देती है? पेंसिल से सुखी रहने के 5 नियम मैं आपको बताता हूं। तुम संसार में बहुत से श्रेष्ठ काम करोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को दूसरों के हाथों में विश्वास के साथ सौंपना होगा। पेंसिल आपके हाथ में आ जाए, आर्टिस्ट के हाथ में आती है तो बहुत बढ़िया शानदार चित्र बना देता है। किसी बच्चे के हाथ में आती है तो वो अपना काखा गाघा जहां से जो है शब्द की रचना करना वो सीखता है, लिखना सीखता है। इसी तरह से जिसके भी हाथ में रहती है खुद को पेंसिल अपने आप को पूरे समर्पण के भाव से उसके हाथ में सौंप देती है दूसरे के हाथ में। जैसे अगर मकबूल फिदा हुसैन के हाथ में पेंसिल आ जाएगी तो बहुत बढ़िया शानदार वो चित्र बना देंगे। इसी तरह से पेंसिल आपसे क्या कहती है? अगर आपने हमको गुरु माना है तो शंका का कोई कारण बनता है कहीं पे? आप अपने को पूरे समर और विश्वास मान के चलिए कि आपका हित ही मेरा हित है, क्योंकि हमारे और आपके हित सेम है।
आपके हित के साथ ही मेरा हित है। तो आप ये मान के चलिए, जब जहाँ पे आपका हित है वही मेरा हित है। तुम्हारी समय समय पर छिलाई होगी पवन, छिलाई होगी समय समय पर, जिससे तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, लेकिन उस छिलाई के बाद ही तुम्हारी गुणवत्ता सामने आएगी महेश। अगर ट्रेनिंग में भेज रहा हूं तो इसका मतलब है वहां पे आपको सिखाया जाएगा। आपके जो नकारात्मक विचार हैं, जो घर में जाके शाम को सो जाते हो, आराम से बैठ के गप्पे मारते हो सकता है इस पे रोक लगाई जाएगी, आपको कष्ट होगा, लेकिन इसी कष्ट के बाद आपका भविष्य निर्मित होगा, आपके परिवार का कैरियर, आपके बच्चों का कैरियर बनेगा। स्वयं के द्वारा की हुई गलतियों को सुधारने की क्षमता भी रखना। अपने अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई तो हमने जो बोल दिया, पेंसिल क्या है, अगर लिख दिया गलत हो गया तो रबड़ से उसको मिटा दिया जाता है। यानी हम जो बोल रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं तो हमको अपने से सीखना चाहिए कि यार ये गलती हम दोबारा ना करें, क्या कमियां रह गई हमारे अंदर, हमेशा इंप्रूवमेंट की कोशिश करते रहें। और तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे अंदर होगा। पेंसिल की जो लीड होती है वो अंदर रहती है। हमारा जो दूसरे के प्रति स्नेह है, जो समर्पण है, दूसरे के हित में जो काम करने की सोच है, LIC योगक्षेम की जो बात करती है, विश्व कल्याण की जो बात करती है, वो हमारे अंदर एक दूसरे को समर्थन देना और किसी दुखी परिवार को समय पे मदद पहुंचाने का जो ये मौलिक गुण है, हम जो हमारे ईश्वर ने हमको दे रखा है, ईश्वर ने जो LIC ने जो हमको ताकत दे रखी है, वो हमारे अंदर है। हम अब चाहते हैं कि हमारा हर कोई कस्टमर सुखी रहे, समृद्ध रहे और ज़्यादा समय तक जीवित रहे। जिस भी सतह पर चलो अपने निशान छोड़ जाना, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, तुम लिखना मत छोड़ना। समझ रहे भैया? 12 बीमा वाले नाम किसी का नहीं लूंगा। पेंसिल क्या कहती है, जिस भी सतह पे चलो वहां पे अपने निशान छोड़ जाओ। जो भी काम कर रहे हो अपनी पहचान बना के वहां से जाओ। अगर LIC में आए हो तो 12 बीमा करने के लिए, 5 बीमा करने के लिए, एजेंसी बचाने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे आए थे कुछ काम करने के लिए, कमाने के लिए आए थे, वो करके जाओ। लोग ब्रजेश मिश्रा न जाने कहाँ पे होंगे, उनको क्या मालूम होगा, लेकिन मीटिंग में 100 बार नाम लेता हूँ ब्रजेश मिश्रा का। भरत पारिक जानते भी नहीं होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन भरत पारिक का नाम यहाँ पे लेता हूँ 1000 बार। क्यों लेता हूँ? क्योंकि उन्होंने पेंसिल की तरह से जिस भी सतह पे चली है पेंसिल, उसने अपने निशान छोड़ दिए। LIC में उन्होंने एक मापदंड बना दिया है, एक ऊंचाई हासिल कर ली है, एक स्थान बनाया है। तो ऐसा ही कोशिश करना है हमको। खरगोश और कछुआ की कहानी के भी कुछ सीख हैं। खरगोश और कछुआ वाली कहानी सुना है आपको? मैं इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में सुनाता हूँ, कछुआ और खरगोश का। कछुआ और खरगोश पे सब जानते हैं कि पहली बार जब रेस होती है तो कछुआ जो है वो जीत जाता है। जब जीत जाता है तो खरगोश को टेंशन हो जाता है, उसका स्वाभिमान जगता है, यार मैं इतना तेज दौड़ने वाला, मुझको इसने हरा दिया, जिंदगी भर मुझसे कभी नहीं जीतता था और लेकिन इसने मुझे हरा दिया। अब क्या होगा, मैं आंदोलन करूंगा। वो चला गया जो है जनपद पे बैठ के, वहां पे दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की टीम में मिल गया। उसने कहा कि जो है ये हम आंदोलन करेंगे, सबको बुला लाया, वो योगेंद्र यादव सब आ गए। तो क्या हुआ, तो चाहिए हुआ कि ठीक है चलो फिर से रेस होगी। अब कछुआ तो बेचारा सोच जान ही रहा था हकीकत क्या है उसकी। एक बार किसी तरह से जीता, उसने कहा कि ठीक है चलिए, अच्छा अब आप लोग इतना दबाव दे रहे हैं तो मैं रेस करने के लिए तैयार हूँ। कहा करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि रास्ता मेरा रहेगा। कहा ठीक है। अब खरगोश को तो उसको तो अहंकार था ना कि अब एक बार मैं गलती किया हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती तो करूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। लेकिन कछुए ने कहा कि रास्ता मेरा रहेगा। रेस शुरू हुई, रास्ता तय कर दिया कछुए ने। अब दौड़े तो देखता खरगोश तो बेचारा बेहोश हो गया देख के। जब पूरा एकदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे था, आया देखा नदी के किनारे, अब क्या करें, उसके आगे नदी थी, चल ही नहीं पाया। कछुआ अपना धीरे धीरे 1 घंटा में आया और नदी में टुप से कूदा और उसके बाद फिर जो है पार हो गया। अब फिर लगा कछुआ चिल्लाने, ये गलत हो गया जो है, ये तो बहुत अन्याय है, ये जो है ये बहुत सारा। फिर लग गए अरविंद केजरीवाल और ये सब जितने भी योगेंद्र यादव सब आगे उसके फेवर में नारा लगाने कि ये तो इसके साथ जो है बहुत गलत हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, शोषण है।
तो उसने कहा कि अब क्या होगा। इतने में ये मैटर शेर के पास गया। शेर भी जो है वो कहा कि अच्छा, उस शेर ने सोचा इन दोनों को खाने का बढ़िया मौका है, मैं कुछ ऐसा चाल चलता हूँ। कहा कि देखो अब तुम मेरे साथ दौड़ोगे और जो हारेगा उसको मैं खा जाऊंगा। अब दोनों टेंशन में आ गए, यार ये तो कहाँ बिना बात का झगड़ा किए कि साला ये तो खाएगा पक्का, छोड़ेगा नहीं, इससे कहाँ जीत पाएंगे। तो कछुआ बड़ा दिमाग वाला था, कहा लेकिन साहब रास्ता मेरा रहेगा। अच्छा चलिए, अब शेर को क्या मालूम था कि इतना ये दिमाग लगा लेगा। अब फिर से रेस हुई तो जो है शेर कछुआ ने कहा देखो जहाँ तुम दौड़ सकते हो तुम मुझको अपनी पीठ पे बैठाओ, और जहाँ तुम नहीं दौड़ पाओगे मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बैठाऊंगा। रेस शुरू हुई। अब कछुआ कूद के खरगोश की पीठ पे सवार हो गया। खरगोश सरपट दौड़ा और शेर तो बहुत तेज दौड़ा, वो आगे निकल गया। अब तो सोच रहा था खाना ही है दोनों को, पहले क्यों खाऊं, जब जीत जाऊंगा तब खाऊंगा। अब उसकी पीठ पे सवार हो गए। जब नदी के किनारे पहुंचा तो शेर तो बेचारा, उसको तैरना नहीं आता, शेर को कहाँ तैरना आता, खड़ा हो गया नदी किनारे। अब वो कछुआ वहां उतर गया और खरगोश कछुए के सिर उस पे बैठ गया पीठ पे। अब खरगोश तैर के पार हो गया। तो कहने का मतलब आप इस कहानी से क्या सीखे? कहानी नहीं सुनाने का उद्देश्य है मेरा, कहानी से कुछ सीखना है। कछुआ और कहानी से जीतता वह है जो पूर्ण समर्पण से काम करता है, पहली चीज है ना। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी आदमी पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहा है, या अभी जो समय बचा हुआ है इसमें भी जो आदमी पूरे समर्पण के साथ काम करेगा वही चल के इतिहास रचेगा, वही MDRT बनेगा, वही क्लब मेंबर बनेगा। समर्पण होना चाहिए। जो लक्ष्य आपको मिला है अगर आप वो हासिल करते हैं तो आपका समर्पण आपको वो चीज दिलाएगा। एक बार शक्तिशाली शत्रु हार जाए तो अभिमान मत करना, क्योंकि किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती और शत्रु हर बार त्रुटि नहीं करेगा। एक बार अगर आप लक्ष्य पा लिए, MDRT बन गए, CM क्लब मेंबर बन गए, तो लक्ष्य तो हर बार वही है। आपको 8 लाख रुपया फर्स्ट ईयर कमीशन लाना पड़ेगा विदाउट बोनस। आप ढीला हो गए कि यार मैं तो हर बार करता रहा हूं, हर बार करूंगा, तो विश्वास मानिए कई बार आपको धोखा भी मिल जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब कोई काम करना तय हो जाए तो अपनी खूबियों के अनुरूप रणनीति बनाओ। अगर आपको लगता है कि बड़ी बड़ी पॉलिसी आप नहीं कर पाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 20 लाख 10 लाख प्रीमियम 1 लाख प्रीमियम आपसे नहीं निकल रहा है और आप पॉलिसी बेस पे काम करना चाहते हैं, आप 50 लोगों की पॉलिसी महीना में कर सकते हैं, तो ऐसी प्लानिंग बनाइए। अगर आपसे प्रीमियम हो सकता है तो प्रीमियम बेस पे आपकी योजना बननी चाहिए। जैसे जो आपकी स्ट्रेंथ हो उसके हिसाब से आप अपनी योजना बनाइए। कभी भी दुश्मन को कमजोर या मूर्ख नहीं समझना चाहिए। यदि आप चल सकते हो तो वह भी चल सकता है। यानी लक्ष्य जो भी है आपका वो कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप LIC का काम और क्रिकेट का मैच बिल्कुल एक समान है, 2020 का मैच अगर हो रहा हो, अंतिम ओवर हो बचा हो, 6 गेंदों में अगर 18 रन बचा हो बनाने को, एक बाल अगर चूक गए, एक बाल नहीं खेल पाया तो कितना 5 बाल में फिर 18 बनाना पड़ेगा। एवरेज 3 से बढ़ गया। अगर एक बाल और चली गई तो 4 बाल पे बनाना है, लगभग जो है बढ़ गया एवरेज, 4 से ज्यादा का चला गया। एक बाल अगर और छूट जाएगी तो 6 का एवरेज चला जाएगा। ऐसे ही है, अगर आपका दुश्मन कमजोर, आप दुश्मन को कमजोर समझ लेंगे, लक्ष्य को कम समझ लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को गंभीरता के साथ लीजिए। जब सामने मुश्किल हो तो हौसला हारकर समर्पण करने से अच्छा है आखिरी दम तक संघर्ष करना। कौन जाने कब परिस्थिति पलट जाए। जब कठिन हो, जैसे मान लीजिए पहले भी मैंने चर्चा किया कि कोरोना का समय था, कठिन समय था, उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने किया। और इसी तरह से अभी मान लीजिए आपने जो भी परिस्थितियां पार हो गई छोड़ दीजिए, अभी से आप लग जाइए। आपको लक्ष्य मान लीजिए 50 पॉलिसी का कठिन
कठिन लग रहा है, वैसी योजना बना के आप काम करिए तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई रोक नहीं पाएगा। कोई बड़ा या तेज है, जरूरी नहीं कि वही जीतेगा। जरूरी नहीं कि ब्रजेश मिश्रा ही नंबर 1 आएंगे CB1 ब्रांच में। जरूरी नहीं कि धर्मेंद्र सिंह ही 6, 8, 7, 8 में नंबर 1 आएंगे। जरूरी नहीं कि रश्मि मालवीय ही नंबर 1 आएंगी। जरूरी नहीं कि शुक्ला जी पॉलिसी बेस पे हमेशा फर्स्ट आएंगे। जरूरी नहीं कि जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में अमन ही हमेशा फर्स्ट आएंगे पॉलिसी बेस पे। कोई जरूरी नहीं है। इसमें से बैठा हुआ हर एक आदमी के अंदर ये क्षमता है कि वो आ सकता है फर्स्ट, और आपको आने की कोशिश भी करनी चाहिए। जब शत्रु शक्तिशाली है तो टीम बना के लड़ो। शत्रु शक्तिशाली, अगर टारगेट नहीं हो रहा है तो मैंने क्या बनाया, योजना बनाई ना, आपसे शुरू में ही कहा कि मैं 5 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ, 5 डेवलपमेंट ऑफिसर का, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ में बैठ के MDRT को जो है प्रमोट करेंगे। और यदि आपकी कमी दूसरे की खूबी है और दूसरे की कमी आपकी खूबी है तो उससे अच्छी जोड़ी नहीं हो सकती, है कि नहीं? आपने ये महसूस किया हो। ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि मैं और अनुज, हम दोनों लोग हमेशा मिल के ही मीटिंग करते हैं। जब मिल के मीटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, मैनेजमेंट सारा अनुज के जिम्मे रहता है, जहाँ पे मेरी ऊर्जा बचती है। और ये वाला जब प्रेजेंटेशन बनाना होता है, इसको मैं बना लेता हूँ तो अनुज की ऊर्जा बचती है। तो दोनों लोगों के लोग, सम्मिलित लोग मिलकर लाभान्वित भी हो जाते हैं। 3 बातें बता के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आज मैं आपको 3 चीजें करने के लिए कहूंगा। आज जब घर पे जाइएगा, जब सोने लगिएगा, आज से ये नियम बना लीजिए कि सोने के पहले अपने से 3 सवाल पूछिएगा। अपने से 3 सवाल रोज पूछिएगा। कौन सा? आज कौन कौन से 3 ऐसे काम हैं जिन्हें मैंने पूरी श्रेष्ठता से काम अंजाम दिया? ऐसे कौन से 3 काम हैं जो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने काम किया है? इसको लिखने की आदत बना लीजिए, लिखिएगा और सोते समय एक बार जरूर सोच लीजिएगा। और दूसरा, आज कौन सा काम है जिसे मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया? ये भी सोचिएगा कि आज मैंने पॉलिसी किया कि नहीं किया। कौन सा काम ऐसा है जो मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया? कल के मेरे 3 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से होंगे? क्योंकि हम जब ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद काम भूल जाते हैं। तो ये सोच के अगर पहले से प्लानिंग करके जाएगा कि कल हमारा क्या काम होगा, कल हम 3 कौन से काम करेंगे, ये अपने दिमाग में बैठाइएगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को एक बार धन्यवाद, फिर से नमस्कार।